डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का चौथा चैप्टर है प्रारंभिक शिक्षा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम प्रारंभिक शिक्षा जो कि भारत में हमारे शिक्षा का प्रारंभ कैसे हुआ और प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति क्या थी उसको जो है कि हम जानेंगे। दोस्तों सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो दोस्तों हमने अक्सर जो है कि अपने घर पे बड़े बुजुर्गों से जो है कि ये कहते हुए सुना होगा कि आज का बालक है जो वही कल का जो है कि भविष्य का निर्माता है। अर्थात इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट यही होता है कि बालक के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों विद्या से संबंधित कई सूक्तियाँ भी दी गई हैं, जैसे विद्या ददाति विनयम है, और भी है एक और है कि जो है कि मनुष्य जो है कि विद्या से विहीन है उसको जो है कि पशु के समान माना जाता है। और भी है कि दोस्तों जैसे कि विद्या को ही जो है कि मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता है। दोस्तों विभिन्न प्रकार की जो है कि पंक्तियाँ जो है कि सूक्तियाँ जो है कि विद्या के लिए दी गई हैं। तो आइए दोस्तों हम प्रारंभिक शिक्षा को जो है कि प्रारंभिक शिक्षा जो है उसको पढ़ते हैं। दोस्तों इस अब चैप्टर के माध्यम से हम वैदिक कालीन शिक्षा जिसे गुरुकुल शिक्षा कहा जाता है, बौद्ध कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा को पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आज पढ़ेंगे जो है कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा को। दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा का सर्वप्रथम महत्व देख लेते हैं। तो सामाजिक न्याय और जनतंत्र के लिए अर्थात फॉर सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, इसके अंतर्गत दोस्तों जो सामाजिक न्याय है और जनतंत्र अर्थात जो लोगों का जो तंत्र है उनके लिए जो है कि ये शिक्षा जो है कि कितना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय उत्पादन के लिए अर्थात जो राष्ट्र है उसके जो है कि उत्पादन के लिए, अधिकार एवं कर्तव्य के लिए अर्थात जो भी बालकों के अधिकार है उनके जो कर्तव्य उनको जो है कि भली भांति से अवगत हो पाएँ, उनको भली भांति से उनका जो है कि प्रयोग कर पाएँ उनके लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए अर्थात बहुत ऐसे मानव देखने को मिलते हैं, बहुत ऐसे मनुष्य जो है कि देखने को मिल जाते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं परंतु जो व्यक्तित्व होना चाहिए, जो एक पर्सनालिटी होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाता है। अर्थात इसीलिए जो है कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसी को जो है कि नींव भी माना जाता है। शिक्षा सबके लिए अर्थात जो है कि यह लक्ष्य रखा गया कि जो है कि एजुकेशन फॉर ऑल, जो एजुकेशन हो उसको जो है कि सभी के लिए जो है कि सभी के लिए लागू किया जाए, अर्थात एजुकेशन फॉर ऑल पर जो है कि जोर दिया गया। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं गुरुकुल शिक्षा। दोस्तों गुरुकुल शिक्षा इसको क्यों कहा जाता है? प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो गुरुकुल में की जाती थी, अर्थात इसीलिए जो इसको जो है कि गुरुकुल शिक्षा। दोस्तों हमने विभिन्न प्रकार के जो मूवी आती हैं उनमें हमने देखा होगा जो है कि प्रकृति की गोद में बैठाकर दोस्तों शिक्षा दिया जाता था। इसमें क्या था दोस्तों कि इसी को जो है कि वैदिक कालीन शिक्षा भी कहा जाता है। दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा इसी को कहा जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था कि वैदिक कालीन में शिक्षा जो था वो गुरुकुल में दिया जाता था, इसीलिए इसको जो है कि गुरुकुल शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वैदिक काल में जो है कि शिक्षा केंद्र क्या था, तो गुरुकुल को ही माना जाता था। शिक्षा की जो समस्त गतिविधियाँ थी तो वो कहाँ संपन्न होती थी? तो गुरुकुल में संपन्न की जाती थी। गुरुकुल दोस्तों जो गुरुकुल होता था वो जन कोलाहल से दूर जो है कि प्रकृति की, समझ लीजिए प्रकृति के गोद में जो है कि होता था, किसी नदी अथवा झरने के किनारे जो है कि स्थित होता था। गुरुकुल जो थे आवासीय भी होते थे, अर्थात वहाँ जो है कि आश्रम होता था और बच्चे वहीं पर रहकर पढ़ते थे। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि गुरुकुल में जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसको गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता था? तो क्योंकि शिक्षा जो है कि वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो गुरुकुल में दी जाती थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा का केंद्र किसे माना जाएगा? तो गुरुकुल को माना जाएगा। अब आते हैं हम पढ़ते हैं कि गुरुकुलों में छात्रों का प्रवेश कैसे किया जाता था। तो दोस्तों गुरुकुल में छात्रों का प्रवेश जो है कि भिन्न भिन्न वर्ग के लिए जो कि भिन्न भिन्न आयु पर था, अर्थात वर्गों का उस समय जो है कि आश्रम व्यवस्था तो जो था उसके अंतर्गत जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था से जो है कि ब्राह्मणों जो है कि जो ब्राह्मण थे उनको जो है कि 8 वर्ष के होते थे तभी जो है कि उनका गुरुकुल में प्रवेश जो है कि हो जाता था। क्षत्रिय के लिए 10 वर्ष आयु था और वैश्य के लिए 12 वर्ष था। और इसी क्रम में देखेंगे दोस्तों कि जब बालक जो है कि 5 वर्ष का अवस्था जब पूर्ण कर लेता था तो उसका जो है कि गुरुकुल में वो प्रवेश कर सकता था। सर्वप्रथम जब बालक जो है कि 5 वर्ष पूर्ण कर लेता था तो उसका चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था, जिसे विद्यारंभ संस्कार अर्थात जो विद्या का जो आरंभ माना जाता है गुरुकुल शिक्षा में, वैदिक कालीन शिक्षा में, उसे जो है कि 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद माना जाता है। उसके बाद क्या होता था कि जब बालक जो है कि 5 वर्ष पूर्ण कर लेता था तो उसके घर पे जो है कि पठन पाठन का कार्य चूड़ाकर्म होता था, चूड़ाकर्म या विद्यारंभ संस्कार होता था। उसके बाद क्या होता था कि उस बालक का जो है कि घर पे ही विद्यारंभ जो है कि
पठन विद्या का आरंभ जो है कि प्रारंभ हो जाता, उसके पठन पाठन का कार्य जो है कि उसके माता पिता जो है कि देखते थे। उसके बाद क्या होता था कि गुरुकुल में प्रवेश करता था बालक जब, तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। जब वही बालक गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए जाता था तो उसका क्या किया जाता था, उपनयन संस्कार किया जाता था। इसी को मौजी संस्कार भी कहा जाता था। दोस्तों उपनयन का अर्थ होता है समीप लाना, अर्थात बालक को गुरु के समीप लाना। दोस्तों इसमें क्या होता था कि बालक को माता पिता क्या करते थे कि उसको क्या करते थे, गुरुकुल लेकर जाते थे कि गुरुकुल में लेकर बालक को जाते थे। और वहाँ पे क्या किया था कि सर्वप्रथम बच्चे को क्या किया जाता था, घर का जो है कि जो वस्त्र था उसको जो है कि उतरवा कर एक ब्रह्मचारी वस्त्र जो है कि पहनाया जाता था और गुरु के सामने जो है कि उसको बैठाया जाता था और मेखला धारण कराई जाती थी। उसके बाद क्या होता था कि उसके हाथ में जो है कि समिधा दी जाती थी और गुरु के सामने लाकर उसके बाद विधि जो है कि हवन यज्ञ पूजा अर्चना जो है कि कराया जाता था। उसके बाद जो है कि गुरु जो थे उसको शिष्य के रूप में स्वीकार करते थे और भरण पोषण जो था, जो बालक का जो शिष्य का भरण पोषण था, उसके बाद जो है कि गुरु पर उसका जिम्मेदारी चला जाता था। उसके बाद दोस्तों उसके बाद वहाँ से जब ये सब उपनयन संस्कार हो जाता था तो जो छात्र थे, जो शिष्य थे, उनको क्या कहा जाता था, तो द्विज कहा जाता था। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपनयन संस्कार के बाद जो छात्र थे तो उनको क्या कहा जाता था, द्विज कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पे हमने 3-4 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न देखा। दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा में जो है कि शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता था, तो गुरुकुल को माना जाता था। गुरुकुल में जो है कि छात्रों के लिए प्रवेश की आयु ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष थी, क्षत्रिय के लिए जो है कि 10 वर्ष थी, वैश्य के लिए 12 वर्ष थी। अगर ये प्रश्न बनता है कि वैदिक कालीन में जो है कि सर्वप्रथम बालकों का कौन सा जो है कि वो संस्कार किया जाता था, तो सर्वप्रथम कौन सा संस्कार किया जाता था, चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था, जिसे क्या कहते थे, विद्यारंभ संस्कार भी कहा जाता था। उसके बाद प्रश्न बनेगा कि गुरुकुल में प्रवेश के लिए कौन सा संस्कार किया जाता था, तो उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन का अर्थ क्या होता है, तो समीप लाना, अर्थात शिष्य को गुरु के समीप लाना। इसी को मौजी संस्कार कहा जाता था। दोस्तों उपनयन के बाद छात्र को द्विज कहा जाता था और हमने ये पढ़ा कि उपनयन में कैसे जो है कि शिष्य का जो है कि प्रवेश उपनयन के माध्यम से कैसे शिष्य का जो है कि प्रवेश किया जाता था। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वैदिक कालीन में क्या क्या पाठ्यक्रम थी, शिष्यों के लिए पढ़ने के लिए क्या क्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी। तो दोस्तों एक था पराविद्या। इसमें क्या था कि पराविद्या अर्थात विद्या से हटके, अर्थात इसमें क्या था कि धर्म से संबंधित शिक्षा, अर्थात हमने सुना होगा अलौकिक सुनते हैं, जो धार्मिक से संबंधित जितने भी शिक्षाएं हैं, इसका जो है कि अध्ययन किया जाता था। इसको जो है कि उसमें जो है कि पाठ्यक्रम में समाहित किया गया था। उसके बाद था अपरा विद्या। इसमें क्या था, लौकिक अर्थात जो सांस्कारिक शिक्षा है जो है उसको जो है कि इसमें आध्यात्मिक, सांस्कारिक, इतिहास, गणित, भाषा, शिल्प, कृषि, अर्थशास्त्र, पशुपालन, सैन्य विज्ञान का ज्ञान इसमें जो है कि इसके माध्यम से कराया जाता था। दोस्तों आइए देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ, जो है कि वैदिक कालीन में दोस्तों की शिक्षण की विधियाँ क्या क्या थीं। तो दोस्तों श्रवण विधि अर्थात सुनकर जो है कि शिष्य जो है कि अध्ययन करते थे। मनन करके अर्थात मन में जो है कि उसको मनन करके उसका अध्ययन करते थे। कंठस्थ तथा रटने की जो प्रणाली थी, रटने की प्रणाली आज भी जो है कि बालक जो है कि किया करते हैं। कंठस्थ विधि जो है कि उस समय प्रचलित था। व्याख्यान विधि अर्थात गुरु के द्वारा व्याख्यान किया जाता था। प्रश्नोत्तर विधि अर्थात प्रश्न उत्तर गुरु के द्वारा किया जाता था। वाद विवाद अर्थात जो है कि कोई भी पाठ पढ़ा देने के बाद जो है कि गुरु जो है किसी से कहते थे कि आप जो है कि आपस में आप लोग वाद विवाद कीजिए उसी पे जो है कि। उसके बाद था आगमन निगमन विधि। दोस्तों आगमन निगमन जैसा कि नियम बताकर उदाहरण जो है कि पहले नियम बता देना, उसके बाद उदाहरण बताना, उसके बाद जो है कि पहले उदाहरण दे देना, उसके बाद जो है कि नियम की तरफ जाना, जो है कि इसी विधि के द्वारा किया जाता था। उसके बाद कक्षा नाटक प्रविधि अर्थात कक्षा में जो है कि नाटक के माध्यम से भी जो है कि अध्ययन कार्य संपन्न किया जाता था। दोस्तों आइए पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के गुण क्या क्या थे, अर्थात राज्य के नियंत्रण से मुक्त। अर्थात जो वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो क्या थी, राज्य के नियंत्रण से क्या थी, पूर्णतः मुक्त थी। शिक्षा जो था वैदिक कालीन जो शिक्षा थी ब्राह्मणों के अधीन थी। जो ब्राह्मण थे उच्च वर्ग के माने जाते थे भाई, और उन्हीं को जो है कि उन्हीं के अधीन किया जाता था। और जो राजा थे, धनी वर्ग के जो लोग थे, वही जो है कि अनुदान देते थे और जो है कि जो है कि गुरुकुल में जो है कि वही अनुदान देते थे और उन्हीं के माध्यम से जो है कि यह कार्यरत था। सार्वजनिक एवं निःशुल्क था। जो वैदिक कालीन शिक्षा में जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी वो क्या थी, सार्वजनिक थी और निःशुल्क थी, अर्थात सभी के लिए खुला था। जो है कि किसी भी जाति लिंग से कोई भेदभाव नहीं था और जो है कि निःशुल्क था, किसी भी प्रकार का फीस नहीं लेता था। और शिक्षा आवासीय थी, अर्थात जो शिष्य घर से जो है कि गुरुकुल जाता था तो वहीं पे उसको जो है कि रहना रहता था। जब तक कि वो शिक्षा न प्राप्त कर ले तब तक वहीं पे रहना रहता था और
जो है कि वहीं पर खाना पीना सोना सब कुछ वहीं पर होता था। आइए वैदिक कालीन शिक्षा के दोष देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा के दोष क्या क्या थे। पुस्तकीय न होकर व्यवहारिक थी, अर्थात पुस्तक पे जोर न देकर व्यवहारिक, अर्थात जो गुरु थे वो व्यवहारिक ज्ञान के बारे में ज़्यादा ज्ञान देते थे। बाल केंद्रित नहीं था, अर्थात बालक को केंद्र मान के नहीं पढ़ाया जाता था। ये गुरु पर जो है कि निर्भर था कि गुरु क्या पढ़ा रहे हैं, बालक को केंद्र नहीं माना जाता था। माध्यम केवल संस्कृत था। देखिए एक ये भी कमी माना गया कि भाई केवल एक भाषा के माध्यम से पढ़ाई कैसे की जा सकती है। केवल माध्यम क्या था, संस्कृत था। दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि वैदिक कालीन में जो है कि गुरुकुल में जो शिक्षा थी उस शिक्षा का भाषा क्या था, माध्यम क्या था, तो क्या था, तो संस्कृत था। दोस्तों स्त्री के शिक्षा पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया गया वैदिक कालीन शिक्षा में। गुरुकुल शिक्षा के अंतर्गत जो है कि स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया गया। दोस्तों वैदिक कालीन में कुछ उपाधियां दी जाती थी। दोस्तों सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि क्यों इसको वैदिक कालीन शिक्षा क्यों कहा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो शिक्षा थी एकदम जो है कि पूर्णतः जो है कि वेदों पर आधारित थी। जो हम वेद जानते हैं, जो 4 वेद बनाए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन्हीं वेदों को समाहित करके जो है कि शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए जो है कि दोस्तों इसको वैदिक कालीन शिक्षा कहा जाता है। दोस्तों आइए सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि वैदिक कालीन में जो उपाधियाँ दी जाती थी, अर्थात जो एक वेद का ज्ञाता हो जाता था, जिसे मान लीजिए 4 वेद बनाए गए थे, उसमें अगर कोई एक वेद अगर जो है कि एक वेद का पूर्णतः ज्ञाता हो जाता था उसको क्या कहा जाता था, स्नातक कहा जाता था। जो 2 वेद का जो है कि पूर्णतः ज्ञाता हो जाता था उसको वसु कहा जाता था। जो 3 वेद जो है कि 3 वेद का जो ज्ञाता हो जाता था उसको रुद्र कहा जाता था। दोस्तों जो 4 वेद का ज्ञाता हो जाता था उसको आदित्य कहा जाता था। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा, जिसे गुरुकुल शिक्षा भी कहा जाता था, इसको जो है कि बड़ी आसानी से जो है कि समझा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।